नमस्कार दोस्तों, आरंभ स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। देखिए, ये जो रशिया यूक्रेन युद्ध के बारे में पढ़ेंगे कि अभी तक इसका क्या प्रासंगिकता है, एग्जाम के लिए प्रासंगिक है या नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, ये क्यों मैं बातें कर रहा हूँ, ये पिछले बार क्वेश्चन आ चुका है बीपीएससी मेंस में यूक्रेन और रशिया से रिलेटेड, लेकिन अभी भी ये ज़रूरी है कि आप इसको पढ़ लें, क्योंकि जो बदलाव आ रहा है उसको समझना होगा आपको कि किस तरह का वैश्विक परिदृश्य या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या बदलाव आ रहा है, उसको समझना जरूरी है आपके लिए। तो इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप इस मैप को समझ लें कि हम जो समझाना चाह रहे हैं वो समझ लीजिए। तो एक एक मैप को आराम समझेंगे, फिर हम डिटेल से उसके बात करेंगे, ठीक है। देखो, पहले यहाँ पर जो जो चीज़ मैं दिखवा रहा हूँ वो आप देख लो। ये है खार्किव, ठीक है। यह सी ऑफ है, जो ब्लैक सी है, ठीक है, और क्रीमिया वाला एरिया है। एक चीज ध्यान रखना, क्रीमिया को आपको पता है कि 2014 में रशिया ने इसको अपने अधिकार में ले लिया था। ये कीव की राजधानी, यूक्रेन की राजधानी कीव, ये जो पूरा एरिया दिख रहा है ये रशिया है, ठीक है। अब आपको जो समझना है मेन, इसमें समझना क्या है आपको, ये जो इस मैप में अगर आ रहे हैं तो इसमें आपको अच्छे से दिख जाएगा कि ये जो एरिया दिख रहा है ब्लैक सी और यहाँ है एजोव सी, ठीक है। अब बहुत अच्छे से समझिएगा, मैं और भी दिखाऊंगा क्यों ये युद्ध हो रहा है। जब इस एरिया में रशिया है, आपको इतना पता होना चाहिए कि दो ही जगह है, दो, एक है डोनबास का क्षेत्र, आपने पढ़ा होगा खार्किव, खार्किव वाला जो एरिया है ये, यहाँ पर एक समय में क्या था, वो अपने अंडर में ले लिया था कौन, रशिया ने। और अभी तक डोनबास जो है, ये जो एरिया दिख रहा है डोनबास, इसमें जो क्या होता है, रशियन लोग ज़्यादा हैं। तो रशियन लोग ज़्यादा हैं तो यहाँ के जो लोग हैं ना, ये एक अलगाववादी टाइप आंदोलन करते हैं। यूक्रेन द्वारा आरोप लगाया जाता है कि यहाँ के लोगों को रशिया फंड करता है और यूक्रेन के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए मोटिवेट करता है, ठीक। एक चीज़ जो समझना, पहले मैप को जो समझाना चाह रहा हूँ समझ लीजिए। अब ब्लैक सी की प्रासंगिकता बहुत ज़्यादा है। इस एरिया में जिसकी पहुँच हो जाएगी वो क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों तक पहुँच अपना बना लेगा। आप अगर यहाँ देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ मालडोवा है, एक अलग देश है, रोमानिया है। इधर से अगर रशिया आ जाता है ब्लैक सी में तो आपको क्या काम होता है कि आराम से पहुँच सकता है विभिन्न देशों में। ये जो एरिया है यूक्रेन, यूक्रेन, और एक देख लो एक एरिया है जैपरोजिया, जो जैपरोजिया जो एरिया है यही परमाणु संयंत्र वाला एरिया है, जहाँ पर जब युद्ध चल रहा था प्रॉपर, जब हाई लेवल पर, उस समय इसको नुकसान न पहुँचे, इसके लिए बहुत सारे जो पर्यावरणविद हैं इसको लेकर बहुत चिंता व्यक्त किए थे। ये जो एरिया दिख रहा है आपको, जो जो मैं दिखा रहा हूँ आप देखते जाना सिर्फ। ये है डोनास्क, ये है लुहांस्क, ये सब जो एरिया दिख रहा है ना आपको, ये शुरू में जब रशिया द्वारा जब आक्रमण किया गया था तो ये सब एरिया अपने अधीन में ले लिया था, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं कहीं ना कहीं रशियन भाषा बोलते हैं और रशिया के सपोर्ट में रहते हैं। तो आंदोलन जो किया जाता है यहाँ पर, तो कहने का मतलब जो है मेरा यहाँ पर, ये समझिए कि यहाँ पर ये समझिए आप कि ये जो कलर दिख रहा है ना, ये सब, ये सारा रशिया का इसमें बढ़त है। ये जो एरिया दिख रहा है यहाँ पर रशिया का बढ़त है। और आपको जो ब्लू वाला एरिया दिख रहा है ये यहाँ पर, अब एक समय खार्किव भी क्या था, रशिया इसको अपने अंडर में लेने वाला था, लेकिन यहाँ पर ऑपरेशन चला गया था, फिर ये यूक्रेन अपने अधीन में रख लिया किसी तरह लड़के। अब ये एरिया दिख रहा ब्लैक सी, यहाँ पर मालडोवा है, रोमानिया है। अब देखिए ये जो पड़ोसी देश है, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, बेलारूस, इधर रशिया पूरा, ये देख लो। ये बीच में क्या होना है, यूक्रेन। अब ये जब समझ लोगे ना तो आगे जो और मैप दिखाऊंगा उसका एक और चीजें पता लगेगा। ये क्या है, देखो जो मैं दिखा रहा हूं अभी, बढ़िया समझ लो, इससे क्या होगा। ये जो एरिया दिख रहा है, ये जो लाइनिंग किया हुआ है इस कलर में, एक जो लाइनिंग किया हुआ है, ये जो लाइनिंग किया हुआ है, ये समझ लो कि एरिया वैसा एरिया है
जो रशिया अपने अंडर में ले चुका है। और ये जो कुछ एरिया है डोनेट्स्क लुहांस्क, इसके लिए भी दोनों संघर्ष कर रहे हैं और यहाँ पर रशिया बोलने वाले लोग ज़्यादा है। हमने 3 चीज़ों को आपको ध्यान दिलवाया, डोनेट्स्क, लुहांस्क, खार्किव और एक ज़ेपोरिज़िया जहाँ परमाणु संयंत्र है, ठीक है, एक ब्लैक सी, एजोव सी, इतना ध्यान रख लो आप। अब इतना समझ में आ गया तो हम नेक्स्ट मैप पर चलते हैं तो आपको और खुल के आएगा। ये देख लो, ये डोनेट्स्क वाला एरिया है, इधर रशिया है, इधर लुहांस्क है। ये एरिया पर क्या कहाँ है, रशिया बोलने वाला ज़्यादा है और रशिया का कहीं ना कहीं समर्थन करते हैं। तो ये क्या है, यहाँ जो एरिया ये जो दिख रहा है आपको यहाँ, ये पूरा रशियन मिलिट्री अभी इसको क्या किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ था। एजोव्सी यहाँ पर है, तो आप समझो। लेकिन जब वही एक चीज़ और समझना है कि आखिर क्यों ऐसा हुआ, संघर्ष क्यों हुआ, ये चीज़ को समझिए। तो ये वाला जो एरिया दिख रहा है, ये पूरा ऐसे, ये सब एरिया, ये सब कौन सा है, रशिया वाला एरिया है। समझ में आ रहा है ये सब पूरा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा स्वीडन है, यहाँ पर फिनलैंड है, और दूसरी ओर यहाँ पर यूक्रेन कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो एक चीज़ जब समझेंगे कि ये जब सारा रशिया है, ये रशिया है, ये रशिया है, ये रशिया है, तो यहाँ पर आखिर विरोध किस लिए किया, क्यों नहीं चाहता रशिया कि यूक्रेन कहीं और जो अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो सैनिकों का उसको ज्वाइन करे, जैसे नाटो की बात चल रही थी। तो ये देखो, अगर यहाँ पर सैनिक खड़ा कर दिया जाएगा, बेलारूस देखो कहीं ना कहीं रशिया और बेलारूस का एक तरह से बहुत अच्छा संबंध है। यहाँ पर देखो कि रशिया यहाँ जो पीटर्सबर्ग वाला जो एरिया है, यहाँ पर फिनलैंड है जो नाटो ज्वाइन कर लिया है। अब स्वीडन है, इसको दबाव था कि यहाँ पर तुम नाटो ज्वाइन नहीं करो, लेकिन किसी ने एप्लीकेशन देके इसको भी कहीं ना कहीं इसमें घुसाया गया। वर्तमान में रशिया को लगा नहीं था कि मैं यूक्रेन में वो इतना उलझ जाएगा, उसको लगा तो बहुत आसानी से इधर जीत जाएंगे और फिर जो भी कोई भी देश इधर का है कोई हिम्मत ही नहीं करेगा नाटो ज्वाइन करने का, ठीक है। लेकिन जिस तरह से स्थितियाँ चल रही थी, जिस तरह से पश्चिमी देश एक हो गए थे, तो ऐसा मुझे लगा था स्वीडन और फिनलैंड छोटा छोटा देश है, ये चाहता था कि हम अपनी सुरक्षा को मजबूती दें, इसलिए किसी तरह नाटो की सदस्यता अगर मिल जाती है तो हम क्या करेंगे, एक अच्छा अपना सीमा का सुरक्षा कर पाएंगे रशिया से। क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन पर रशिया द्वारा आक्रमण किया गया तो ऐसे छोटे छोटे देश डर गए। तो क्या हुआ, इसने तुरंत क्या चाहा कि हमें भी नाटो की सदस्यता मिल जाए, तो नाटो का सदस्य बन गया 31वां, ये 32वां बन गया। तो ये कहने का क्या मतलब है, इससे जुड़ जाने के इसको रशिया को कभी नहीं लगा था कि इस संघर्ष के बीच में फिनलैंड और स्वीडन को सदस्यता दी जाएगी, क्योंकि इसीलिए तो झगड़ा हो रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में। लेकिन पश्चिमी देशों ने क्या किया, कुछ ऐसा किया कि किसी तरह रशिया को नुकसान पहुँचे, वो हताश हो और यूक्रेन के साथ जो संघर्ष है वो किसी तरह बुरी तरह पराजित हो। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और अभी तक संघर्ष चल रहा है। तो एक चीज जो समझने वाली बात है कि ये मैप अगर आपने समझ लिया, हमने आपको स्वीडन दिखा दिया, फिनलैंड दिखा दिया और यूक्रेन दिखा दिया, इधर हमने डोनेट्स्क लुहांस्क दिखा दिया, यहाँ ज़ेपोरिज़िया भी दिखा दिया जो परमाणु संयंत्र है, ठीक है। इतना चीज़ समझ गए। अब देखिए जो हम जो समझने वाले हैं क्या है, यहाँ पर हम लोग जो पढ़ेंगे ये पहले देखेंगे। विगत कुछ वर्षों में वैश्विक स्तर पर अनेक अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां उभर कर सामने आई, उसमें से रूस यूक्रेन संघर्ष उसमें एक है। इसने भारत सहित समस्त वैश्विक अर्थव्यवस्था, भू रणनीतिक स्थिति और कोल्ड वार के बाद का जो समय है उसमें राजनीति को किस तरह प्रभावित किया है, उसको इस युद्ध के कारण बहुत कुछ बदलाव देखने को मिला। हाल ही में इस संघर्ष के 3 वर्ष पूरे हो गए, ठीक है। तो देखिए हमने मैप दिखाया था और मैप को अगर एक तरह से देखा जाए तो इस मैप की हमने बात की थी। तो अगर इस मैप को अगर बनाना रहेगा तो आप एक तरह से सिंपल एक तरह देखो कि जैसे हम लोग अपना कश्मीर वाला एरिया करते हैं ना ऐसे, तो इसको बस ऐसे खींच लो, ये हो गया। इधर क्या हो गया, बेलारूस, इधर क्या हो गया, रशिया। यहाँ पर क्या आ जाओगे, एजोव सी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्लैक सी। इधर वाला एरिया क्रीमिया वाला एरिया यहीं पर है, तो जो 2014 में ले लिया था। अब यहाँ पर बेलारूस के बाद पोलैंड अगर बनाना चाहो तो, लेकिन इतना तो जरूर दिखा देना, अगर रशिया और यूक्रेन का संघर्ष हो तो ये वाला जरूर दिखा देना, ये दिखा देना और ब्लैक सी दिखा देना कि नीचे है। फिर आपको नहीं भी दिखाओगे तो चलेगा, क्योंकि पोलैंड के बाद आपको स्लोवाकिया याद करना पड़ेगा, फिर हंगरी याद करना पड़ेगा,
रोमानिया, फिर मोल्डोवा, इस तरह से ऐसे याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। एक चीज और जो मैं बताना चाहता हूं, यहां पर समझिएगा, ये युद्ध का ना प्रभाव क्या पड़ा होगा। हम आगे तेजी से बढ़ेंगे, पहले इसको कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाह रहे हैं कि समझ लेंगे तो आप आराम से, इस तरह का कोई भी आएगा तो आप इसको आराम से कर लोगे। तो सबसे पहले एक देखा जाए तो हम अगर बोलेंगे कि इस युद्ध का वैश्विक प्रभाव क्या पड़ा, वैश्विक प्रभाव, वैश्विक प्रभाव क्या पड़ा, वैश्विक प्रभाव पहले क्या होगा, एकदम सिंपल सिंपल सोचो, आपूर्ति श्रृंखला, कहीं भी कुछ होगा युद्ध तो सबसे पहले यही होगा, आपूर्ति श्रृंखला क्या होगा, बाधित होगा। दूसरा क्या होगा, जब संघर्ष होगा तो वहां पर क्या होगा, कोई भी चीज की आपूर्ति श्रृंखला बाधित होगा तो क्या होगा, खाद्य पदार्थों की कीमतों में कीमत बढ़ जाएगा। कारण क्या वो देखेंगे, हम सिर्फ एक सामान्य रूप से बता रहे हैं कि अगर युद्ध होता है तो क्या होता है, आपूर्ति श्रृंखला, खाद्य पदार्थ के क्या होगा, कीमत बढ़ जाएगा। अब वैश्विक परिदृश्य में अब युद्ध होगा तो यहां पर क्या होगा, एक तरह से हथियारों का दौड़ हो जाएगा। मतलब क्या, हथियारों का रेस होगा, मतलब विभिन्न देशों द्वारा क्या होगा, हथियार का बिक्री क्या होगा, हथियार बिक्री बढ़ेगा। आखिर क्यों बढ़ेगा, क्योंकि हर कोई देश चाहेगा अपने सीमा सुरक्षा के लिए, सीमा सुरक्षा के लिए क्या करेगा, हथियार लाएगा, खरीदेगा, खरीदेगा। जहां हम एक तरफ शांति की बात करें तो यहां क्या होगा, हम जो शांति की बात करें वो खत्म हो जाएगा। हम जो चाह रहे हैं कि वैश्विक रूप से सब मानव सभ्यता का विकास हो, तो युद्ध से कभी होगा नहीं होगा, तो हथियारों की दौड़ बढ़ेगी, हथियारों की दौड़ बढ़ जाएगा तो ये क्या होगा, कोई जो देश अगर जीता, जीतने वाला देश और हारने वाला देश, ये दोनों में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये जो है हमेशा घमंड में रहेगा कि जब चाहेंगे जब इसको हरा देंगे, और ये क्या होगा, ये हमेशा चाहेगा कुछ ऐसा करे कि इसको हम हरा दें। तो यहां पर जो तनाव की स्थिति जो बनेगी, तनाव बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा तो एक चीज और होगा, यहां पर क्या होगा कि ग्रुप बनेगा, ग्रुप बनना शुरू हो जाएगा। ग्रुप कैसे बन रहा है, एक तरह देखा जाए, अगर हम उसके प्रदेश में देखें तो एक पश्चिम पश्चिम बनता है, पश्चिम पश्चिम दोस्ती बढ़ेगा। एक क्या होगा कि एशियन कंट्री एक हो जाएगा। दूसरा ये है कि ग्लोबल साउथ, ये जो कहते हैं ना दक्षिण दक्षिण सहयोग, दक्षिण 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 सहयोग, इस तरह से कहीं पर भी युद्ध होगा तो आप समझो कि एक तरह से आपूर्ति श्रृंखला, खाद्य पदार्थ की कीमत बढ़ेगी, हथियारों की दौड़ बढ़ जाएगी। अब क्या होगा कि जीतने वाला देश या हारने वाला देश जो भी रहे, दोनों कहीं ना कहीं तनाव, वैश्विक स्तर पर एक तनाव बढ़ेगा, राजनीतिक तनाव। कैसा बढ़ेगा, सिर्फ तनाव जो है ना, ये कैसा बढ़ेगा, राजनीतिक तनाव बढ़ेगा। राजनीतिक तनाव बढ़ेगा तो ग्रुप बनेगा, ग्रुप बनेगा तो ऐसा बनेगा। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर यूएसए, ईयू, यूरोपियन यूनियन, और भी जो देश है जैसे पोलैंड वाला एरिया है, पोलैंड, स्लोवाकिया, ये सब क्या है, सब यूरोपियन कंट्री है। तो यूरोपियन कंट्री में जाके क्या होगा, ये सब एक ग्रुप बनाएगा। और इसमें एक चीज और क्या होगा, ये तो पश्चिमी है ही, अब एशिया में जो देश होगा
जो यूएसए का सपोर्टर होगा, जैसे सऊदी अरब है, देखो इजराइल है, आप दूसरी तरफ देखोगे पूरा यूरोपियन यूनियन तो है ही। ये सब क्या होगा, ये पहले रहते हैं। और जो सबसे पहली बात कि वेस्टर्न तो मिल गए, फिर इनके जो सहयोगी देश है उन पर दबाव बनाया जाएगा कि अगर यूनाइटेड नेशन में कोई वो आए तो समर्थन दे मुझे, इस तरह से दबाव बनाया जाता है। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। अब जो हमने पढ़ा था संघर्ष के बारे में, इसमें एक चीज देखते चलिए। अब क्या हुआ, हमने वो बता दिया कि इतने सारे युद्ध हुए, उसमें से युद्धों में से एक ऐसा युद्ध है जो अभी भी वैश्विक स्तर पर तनाव की स्थिति राजनीतिक रूप से बढ़ाई हुई है। तो इसका इतिहास क्या है, रूस और यूक्रेन का इतिहास पहले समझ लीजिए। रूस और यूक्रेन दोनों पहले ऐतिहासिक रूप से संबंधित रहे। कैसे? पहले यूएसएसआर के भाग थे, जो सोवियत संघ आप बोलते हो, इस कारण वो सांस्कृतिक, भाषाई और पारिवारिक रूप से जुड़े हुए हैं। तो सोवियत संघ का जब विघटन हुआ 1991 में, तो सबसे बड़ा गणराज्य के रूप में रूस का उदय हुआ, उसके बाद यूक्रेन का। ये दोनों सोवियत गणराज्य के रूप में ही उभरा था, सोवियत गणराज्य से ही उभरा है। आज जब सोवियत संघ बिखरा तो लगभग 3 करोड़ जो रूसी लोग हैं अलग अलग क्षेत्रों में बट गए। कोई यूक्रेन में चला गया, कोई बाल्टिक स्टेट में चले गए, कुछ कजाकिस्तान में चले गए। तो ऐसे वो बट गए। तो कहने का क्या मतलब है, रूसी लोग कई देशों में बट गए। इस चीज़ को समझना, करेक्ट करवाऊंगा मैं, पहले ये समझ लो कि इतने कहाँ चले गए, कुछ यूक्रेन में चले गए। ये पहले ध्यान रख लो कि कुछ लोग कहाँ गए, यूक्रेन में। अगर यूक्रेन में गए हैं कुछ लोग यूक्रेन में, तो इसको याद रखना है खाली। अब देखो यूक्रेन में क्रीमिया जिसे 2014 में ही क्या कर लिया, अधिग्रहित कर लिया गया, किसके द्वारा, रशिया के द्वारा। डोनबास हमने क्षेत्र दिखाया था आपको फिगर में। यहाँ पर पूरी आबादी लगभग क्या है, रूसी है। और यूक्रेन के जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो वहाँ के, जैसे हम भारतीय हैं तो हम भी एक राष्ट्रवादी हैं, भारत के बारे में सोचेंगे। तो वो चाहता था कि किसी तरह रूस के छत्रछाया से हम बाहर निकले और हमारा जो है पश्चिमी देश, मतलब जो यूरोपियन यूनियन है, वो लोग से हमारा संबंध अच्छा रहे और उसी का हिस्सा बनना चाहता है। तो ये लोग जो यूरोपियन यूनियन, जो एक नाटो नाम के संगठन जो बना रखा है कि भाई हम, ये जो नाटो है जो हम लोगों की सुरक्षा करता है, सैनिक सुरक्षा, हम भी उसमें शामिल हो जाए। और रशिया के छत्रछाया से बचना है, रशिया से बचना है, तो हमारे रक्षा का एक ही उपाय है कि हम नाटो ज्वाइन कर लें। और नाटो अगर ज्वाइन करना है तो इनको क्या करना पड़ेगा, आवेदन करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देगा, एप्लीकेशन के बाद इसको एक्सेप्ट होगा तो सदस्य बनेगा। आपको पता है, जैसा मैंने बताया, फिनलैंड से पहले यूक्रेन ने एप्लीकेशन दिया था, लेकिन इसीलिए क्या हुआ, युद्ध। फिनलैंड, स्वीडन क्या है, सदस्य बन गया है। तो कहने का क्या मतलब है कि यूक्रेन के जो राष्ट्रवादी लोग चाहते हैं कि रूस की छाया से निकलकर पश्चिमी देशों का हिस्सा बन जाए। और लेकिन यहीं पर जो यूक्रेन के इस कदम को ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि भैया ऐसा है जो तुम कर रहे हो, वो रूस बोलता है कि जो तुम कर रहे हो ये हमारे भू राजनीति और सुरक्षा कारणों से हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, प्लीज रुक जाओ नहीं तो बुरा होगा। अब क्या होगा, अब देखो ये समझ लो पहले कारण। आप इतना जब बात हो गया तो अब कारण भी आएगी। जब कारण आएगा तो इसको समझो कि सबसे पहले बोला भैया ऐसा है जो तुम नाटो की सदस्यता बार बार लेने के लिए बोल रहे हो, ये जीत को तुम छोड़ दो, लेकिन नहीं छोड़ा। तो इसका पहला क्या होता है, ये बोला कि देखो भैया हम नाटो नहीं ज्वाइन किए थे तो तुमने हमारा क्रीमिया ले लिया, अब हम नाटो ज्वाइन करेंगे, चाहे तुम जो कुछ भी बोल लो, ये हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। ठीक है, रूस बोला, रूस और पश्चिमी देशों के मत क्या हुआ, संतुलन बनाने की कोशिश। क्या समझ में आया आपको? आप अगर यहां पर देखिए कि आपको बता दें कि अमेरिका और रूस में हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है। अमेरिका को डर रहता है कि रूस कुछ ऐसा न कर दे, रूस को हमेशा डर रहता है कि अमेरिका अपने शक्ति, अपने जो अर्थव्यवस्था का, अपने पैसे का प्रयोग करके हमारे विरुद्ध किसी को खड़ा न करे। ठीक है, अमेरिका मतलब यूरोपियन यूनियन के लिए यूक्रेन क्या है, एक बफर जोन है। मैंने दिखाया था आपको मैप, अगर दिमाग में होगा तो आप देखिए, ये क्या है, ये यूक्रेन है, एक तरह से बफर जोन है। ये ब्लैक सी तो मिलता है लेकिन वो कोई डायरेक्ट सी से नहीं मिलता, तो आप समझो इसको। तो ये क्या है, बफर जोन है एक तरह से यूरोपियन यूनियन के लिए। यूरोपियन यूनियन को अगर यहाँ पहुंचना है तो क्या करेगा, ये यूरोपियन यूनियन क्या होगा, अगर रशिया को अगर कंट्रोल करना है तो अगर यूक्रेन के पास यहाँ पर सीमा पर अगर नाटो आ जाएगा
तो यहाँ पर क्या होगा, रशिया को बैलेंस करेगा। और रशिया यही तो नहीं चाहता। रशिया कहता नहीं भाई नाटो, यहाँ तुम सदस्य बनो ही नहीं। यूक्रेन को बोला कि भैया तुम गलत कर रहे हो, इसलिए ये जिद छोड़ो, बर्दाश्त नहीं करेंगे। और पूर्वी यूक्रेन में हमने बताया था डोनबास और लुहान, ये जो एरिया है अलगाववादी आंदोलन शुरू कर दिए। ठीक है, यूएसए और यूएसएसआर वर्चस्ववादी नीति। देखो यूएसएसआर क्या है, एक तरह से रशिया है, लेकिन रशिया भले ही टूट गया, लेकिन ऐसा थोड़ी है जो भूल जाएगा कि हम एक समय में राजा थे, हम यूएसए को टक्कर देते थे, आज ये हमको दबाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन रशिया कहता है कि ठीक है भाई, यूएसएसआर टूटा है, हमारी ताकत कम नहीं हुई है, हम भली अर्थव्यवस्था में कमजोर है, लेकिन हमारे पास ताकत में कमी नहीं है, हम सैनिक में कमजोर नहीं है, अगर तुम एक मारोगे हम भी 4 मारेंगे। ठीक है, आगे चलिए। यूक्रेन का क्या कहना है, जब ये सब कारण जब हुआ तो यूक्रेन बोला कि भैया देखो, यदि वो नाटो के साथ संबंध बढ़ाता है तो रूस को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो उसको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यूक्रेन बोला भैया ये हम संप्रभु राष्ट्र है, एक संप्रभु राष्ट्र जो है ये हमेशा क्या है, फ्री है अपना डिसीजन लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए, दबाव नहीं सहेगा, निर्णय ले सकता है। हम जनता द्वारा चुने हुए हैं, जनता द्वारा चुनी सरकार है हम, इसलिए हम संप्रभु हैं, इसलिए तुम ज़्यादा नौटंकी ना करो, ये हमारा काम है, हमें करने दो। नाटो से जुड़ना ना जुड़ना ये हमारा अधिकार का क्षेत्र है, तुम उसमें घुसो नहीं, क्योंकि हम स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र है। रूस बोला देखो भैया हम बार बार बोल रहे हैं नाटो में शामिल हो गए तो हमारे लिए खतरा है, हम कभी भरोसा नहीं करेंगे अमेरिका पर, वो कभी भी कोई नाटक करके वहाँ पर सैनिक लगाया रहेगा और मेरे पे हमला कर देगा। तो ये सबसे पहली बात कि तुम हमारे हो पड़ोसी, तो हम बिल्कुल नहीं चाहते कि तुम नाटो ज्वाइन करो, हम तुम पर हमला नहीं करेंगे अगर तुम नाटो ज्वाइन नहीं करो और तुम चुपचाप अपना काम करते रहो, इसलिए हम तुमको कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो यही सारी बात की गई। अब देखो रूस का महत्व क्यों है, देखो आखिर इतना कुछ होने के बाद भी रूस अभी बना हुआ है, पूरा पश्चिमी देश यूक्रेन का समर्थन किया, फिर भी वो बना हुआ है। बनने का कारण क्या है, देखो मैं बताता हूँ। यूरोप का जो देश है वो अपना 40% जो गैस की आपूर्ति करता है वो रशिया उसको करता था, 20% से अधिक तेल जो क्रूड ऑयल आता है उसको रशिया देता था। अगर ये अचानक से बंद किया, क्या कर रहा है ये रूस, क्या किया रशिया, क्या किया ऐसा भैया, अगर तुम यूक्रेन का साथ दे रहे हो तो यूक्रेन का अगर साथ तुम दे रहे हो, तुम एक गठजोड़ जो बना रहे हो बनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो गैस और जो ऑयल ले रहे हो ना ये हम नहीं देंगे तुमको, जो बड़ा आसानी से तुम्हारे पास पहुंच रहा था पाइपलाइन से, आप नहीं देंगे, तुम जाओ जहाँ से लाना है। और एक चीज़ और, कॉपर और एल्युमिनियम में रूस की हिस्सेदारी वैश्विक स्तर पर लगभग 10% है, ये जानो। एक यूक्रेन से गैस पाइप, अब जो पाइपलाइन जाती है वो मैं दिखाऊंगा आपको, जो पाइपलाइन है वो देख लो आप, मैं अभी बताता हूँ मैं आपको किस तरह का पाइपलाइन का प्रयोग किया गया है। हमने युद्ध का कारण भी पढ़ लिया, एक जो युद्ध का कारण में एक चीज़ और ऐड कर लेना, युद्ध के कारणों में हमने उतना कुछ देखा, जैसे हमने क्या देखा, नाटो ज्वाइन मत करो, जो यूएसए और यू मिलके जो रशिया के अगेंस्ट में खेल रहा है ये मत करो, यूएसएसआर का जो चाह रहा है कि वर्चस्ववादी जो नीति है, क्या चाह रहा है कि देखो यूएसए चाह रहा दिखाना कि देखो मेरे पास कितना पावर, जो चाहेंगे वो करवा लेंगे हम, इसलिए तुम ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को वो दिखाने का प्रयास कर रहा है, और जब ये प्रयास कर रहा है तो समझो कोई भी देश इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा, रशिया बिल्कुल नहीं चाहेगा कि यूएसए मुझे आंखें दिखाए। ठीक है, तो अब क्या है, एक इसी के साथ एक समझौता हुआ था, कौन सा समझौता, मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ था। इसमें क्या होता है, यूक्रेन प्लस रशिया, और इसमें मध्यस्थता कौन क्या था, यूरोपियन यूनियन। इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा पक्ष था रशिया की तरफ, और रशिया इसको मानता, कहता है कि ठीक है यूक्रेन अगर इस चीज़ को मान लेता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वही जो 2014 में जब क्रीमिया का अधिग्रहण किया था उसके बाद क्रीमिया को उसको सौंप दिया गया था, और कुछ और भी क्षेत्र थे जो जिसमें वो क्लेम कर रहा था रशिया, उसको देने की बात की गई थी। तो इस पर समझौता हो गया। जब समझौता होने के बाद कहीं ना कहीं
दिल में जो ठेस थी, जो ऐसा लग रहा था कोई भी देश का अगर कोई क्षेत्र छीन लिया जाएगा, जिस तरह से इंडिया का 1962 का इंडिया चाइना वार हुआ है, उसमें जो हमारा जो क्षेत्र अभी चाइना हड़पा हुआ है, आज तक वो हम अपने मैप में इसलिए दिखाते हैं कि उसे आज नहीं तो कल हम अपने भारत में शामिल जरूर करेंगे, क्योंकि वो हमारे दिल से जुड़ा हुआ चीज़ है। तो कोई भी देश का क्षेत्र जब चला जाता है तो उसको बर्दाश्त नहीं करता, वो अपने मैप में दिखाता ही है। तो मैप में उस तरह अपना दिखाता रहा अपना क्षेत्र, समझौता भली हो गया। रशिया तो इस चीज़ को मानता है, रशिया बोला कि इस समझौते को यूक्रेन द्वारा तोड़ा गया, इसलिए हमें कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, जो जो चीज़ मना किए ये करता गया, तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, अब आगे क्या, आगे का चीज़ें समझ लो कि एक पाइपलाइन चलता है। कुछ चीज़ें बता देता हूँ, खाली दिमाग में रहेगा तो बढ़िया से वो हो जाएगा, आप रिकॉल कर लोगे। कहीं कनेक्ट करना, बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं जरूरी नहीं कि आपको यादें हो जाए। तो सबसे पहले बात क्या है कि एक जो आपने पढ़ा होगा वन और टू, ये क्या है, पाइपलाइन। ये क्या है, रशिया से सीधे जर्मनी तक ऑयल और गैस भेजा जाता था। एक चीज ये क्या हुआ, ये बाधित हुआ। दूसरा चीज एक देख लो कि एक जो यमन यूरोप, यमन यूरोप क्या था, एक पाइपलाइन। देखो जो भी पाइपलाइन बन रहा है रशिया से, तो ये जान लो कि वहां से गैस और ऑयल आएगा, तेल आएगा। तो ये जान लो कि ये जो था, देखो रशिया से तो निकलता था, बेलारूस जाता था, बेलारूस के बाद कौन सा जाएगा, आप पड़ोसी देख रहे होगे तो आपको दिमाग में होगा पोलैंड। पोलैंड के बाद ये यूरोप तक लास्टली पहुंच जाता था। ये अमल वाला याद रख लो, एक नॉर्ड स्ट्रीम जो जर्मनी तक जाता है। एक और आपको याद करवा देता हूं, ड्रूजवा पाइपलाइन। देखो इसको ना समझने के लिए दो चीजें समझ लो, इसको अगर इसको दो रूपों में देख लो। एक तो है कि यूक्रेन को बाईपास कर जाता है और किसको बीच में जोड़ता है। पहले ये जान लो, यूएसएसआर के समय में ही इसको बनाया गया था, 1960 के आसपास में। ये समझ लो, ये हो गया, क्लियर हो गया कि पाइपलाइन जाता था। अब पाइपलाइन के बाद क्या हुआ, इन सारी चीज़ों को अगर समझ रहे हो तो आगे चलो मैं दिखाता हूँ। अब देखो, हमने कारण देख लिया, हमने देख लिया क्या क्या पाइपलाइन किस तरह से जाते थे, सब क्या हुआ, आपूर्ति श्रृंखला सब बाधित हुआ। बाधित होने के बाद एक आया रिपोर्ट सीएनएन का, और सीएनएन का रिपोर्ट आया, बोला कि भैया देखो देखो क्या नौटंकी चल रहा है, तुम देख लो एक बार। 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ था जंग, तब से लेकर 11% जमीन पर रूस ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अब हम एक बार मैप दिखा दें आपको, ये जो देख रहा है ये सारा क्या है, ये लगभग 11% यहीं से याद कर लो। 11% जमीन पर लगभग रूस ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। जब कब्जा कर लिया ठीक है, 11%। दूसरी बात, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन बोला क्या कि देखो जो आम नागरिक है ना, जो जितनी भी मौतें हुई, अगर 100 हुई है तो उसमें जो 84 जो मौत हुआ है वो यूक्रेन वाला पक्ष की तरफ हुआ है, और जो बाकी जो 16% हुआ है उसमें कहाँ हुआ, रशियन क्षेत्र में। तो कहने का मतलब क्या है, ज़्यादा नुकसान किसको हुआ, इसको हुआ, लॉस किसका हुआ, इसका हुआ, यूक्रेन का। अब ये क्या है, एक तो हो गया कितने लोग, यूएनएचआरसी ने बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा है नुकसान। दूसरी ओर बोला कि इस युद्ध ने लगभग 1 से 1.5 खरब तक का नुकसान हुआ। क्या चीज़, क्या सिर्फ पैसे खर्चा हुआ क्या, इसमें क्या हुआ, इंफ्रा को जोड़िए, इसमें क्या देखेंगे, सैन्य हथियार वगैरह में जो खर्चा हुआ, इसमें क्या हुआ, जो बिल्डिंग नुकसान हुआ वो देखिए। ऐसा नहीं कि एक तरफ, दोनों तरफ का देखिए, दोनों तरफ का नुकसान हो रहा है। इन सारी चीज़ों को आप जब देखेंगे तो इस सारा का रिपोर्ट को जब ऐड करेंगे तो आपका आंसर थोड़ा मजबूत होगा।
अब इस पर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये वैश्विक क्या प्रभाव पड़ेगा? ये अर्थ का मतलब अर्थव्यवस्था। ये स्विफ्ट प्रणाली, ये क्या है ना, जो डॉलर वगैरह में जो पैसे आते हैं वो कुछ आप खरीदते हो तो ये पहले स्विफ्ट प्रणाली से होके यूएस फिर उसको पैसे ट्रांसफर करता है, क्योंकि इसी के जरिए जाते हैं पैसे। एक देश, अगर मैं इंडिया से मैं कुछ खरीद रहा हूँ, मान लो कि मैं ब्रिटेन से कुछ खरीदा, पैसा हमने पेमेंट किया डॉलर में, क्योंकि जब विदेशी मार्केट करेंगे तो आपको मतलब डॉलर में पेमेंट करना होता है। तो जब डॉलर में पेमेंट करते हो तो स्विफ्ट प्रणाली से जाएगा, फिर वो उसमें जो स्विफ्ट प्रणाली के जो देश हैं उससे जुड़े हुए रहेंगे, उनको फिर डॉलर उनको ट्रांसफर किया जाता है। तो स्विफ्ट प्रणाली को समझने के लिए बस इतना ही जान लो कि इसका सदस्य था रशिया, उसको बाहर निकाल दिया गया। जब निष्कासित कर दिया तो वित्तीय लेन देन में क्या हुआ, रुकावट आया। उस समय रशिया को बहुत परेशानी हुई। फिर इसने तुरंत क्या किया, भैया हमें तो कुछ नया उपाय करना पड़ेगा, तो अगर रुपी हो तो हम ठीक है तुमको रूबल से हम करेंगे। रुपी है तुम्हारे पास, रुपया है, हम रूबल से बात करेंगे तुम्हारे साथ। ये छोड़ो, ये सब झंझट जो कर रहा है ये नौटंकी है। ये वैश्विक मंदी के था हो सकता है। ऐसे तो मंदी के आपके बारे में पढ़ा होगा कि एक क्वार्टर तक मंदी आया, फिर दूसरा क्वार्टर भी मंदी। तो ये जो ना, एक यहाँ से जो आया यहाँ पर मंदी, यहाँ से दूसरा क्वार्टर में मंदी, तो ये मतलब 2 बार रिसेशन आ गया तो वो मंदी का रूप ले लेता है। तो अब जो 3 साल से चल रहा है, आप समझ लो कि कितना पैसा खर्चा हुआ होगा, आप सोच भी नहीं सकते। 1 से 1.5 खरब मैंने बताया कि नुकसान हुआ है। सेवाओं के व्यापार पर वैश्विक प्रयास, देखो सेवाओं के व्यापार पर क्या हुआ, वैश्विक रूप से क्या हुआ, दिखते हुआ। हम जो कई सारा देश होगा, इंडिया के कई लोग होंगे जो गए होंगे यूक्रेन, रशिया, इस युद्ध के कारण क्या हो गया, भागे होंगे। अब आपको पता होगा कि ऑपरेशन गंगा हमने चलाया था। ऑपरेशन जब गंगा चलाए थे तो हम अपने छात्रों को बाहर लेके आए थे, उतना सारा पैसा पढ़ के गया था, सबका पैसा बर्बाद हुआ, लोन पे लेके गए थे, तो वो सब दिक्कत होता है। जो हम बहुत सारे हैं जो इंग्लिश सिखाने जा रहे हैं या हिंदी सिखाने जा रहे हैं, तो एक तरह से टीचर के रूप में भी बहुत लोग सेवाएं देने जा रहे थे। आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुआ, हमने बताया था कि आपूर्ति श्रृंखला तो प्रभावित होगा ही, जब भी हम पाइपलाइन का बताए। अब ये है, अब बात करेंगे यूक्रेन का, तो यूक्रेन क्या करता है, गेहूं, सूरजमुखी का तेल, ये क्या हुआ, सब बाधित हुआ। ये कहाँ देता था, अफ्रीका में। अफ्रीका में जो जाता था ये क्या हो गया, सारा सारा आपूर्ति प्रभावित हुआ। अलग बात है किसका फायदा, थोड़ा गेहूं वगैरह का जो निर्यात रुका तो भारत को थोड़ा फायदा हुआ, उसका आगे देख लेंगे। अब पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जैसे ही संघर्ष शुरू हुआ तो अंत प्रतिबंध लगा दिया गया। हमने बताया था पीछे, खाद कीमत में वृद्धि हो गई, सस्तीकरण की होड़ लगेगी, प्राकृतिक गैस कीमत बढ़ जाएगा। अब भाई ये तेल जहाँ से लाता था पूरा यूरोप, रशिया से वहाँ से नहीं लेगा तो जो गल्फ कंट्री में हमेशा डिमांड बढ़ेगा अचानक से, तो वो रेट बढ़ेगा ही। जब कभी भी होगा तो ऐसा होगा तो वो जो होगा रेट बढ़ेगा ही। यूरोप में गंभीर ऊर्जा संकट, मैंने बताया कि हथियार के रूप में रशिया ने क्या किया, ऊर्जा को हथियार के रूप में प्रयोग किया, जैसे अक्सर यूज करता है कौन, चीन। भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, ये 400 है। तेल की कीमत में वृद्धि, अब भाई अगर हम गल्फ कंट्री चलाएंगे तो रेट तो हाई बढ़ जाएगा। जो यूरोपियन यूनियन जैसा देश कहाँ से लेता था, रशिया से, लगभग 28-29 देश है, ये सब रशिया से ले रहा था। अचानक से यहाँ से कट जाएगा तो ये कहाँ आ गए, ये लोग सब आगे कहाँ, गल्फ कंट्री। गल्फ कंट्री में अचानक से मान लिया कि जो पहले गल्फ कंट्री में 300, समझ लो एग्जाम्पल ले लो, 300 बैरल पहले ये क्या कर रहा है, उत्पादन कर रहा है। अब 300 बैरल पहले ये एशिया में दे रहा था और मिडिल ईस्ट में दे रहा था, आसियान कंट्री में दे रहा था। एक तरह से मान लो अचानक से इतने सारे देश फिर यहाँ पहुँच जाएंगे तो इसके क्या होगा, चीज़ें तो उतना ही है, चाहे तो इसको उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। अगर इतना ही है तो डिमांड बढ़ेगा तो ये अपने आप रेट बढ़ाएगा, और तुम्हारी मजबूरी है बिना ऊर्जा के तुम अपना अर्थव्यवस्था चला नहीं पाओगे। तो ये क्या करेगा, अपना रेट थोड़ा हाई करेगा और हो सकता है उत्पादन 300 के जगह पर 400 कर दे, लेकिन ये रेट हाई करेगा तो अंततः किस पे प्रभाव पड़ेगा, हमारे खाद्य पदार्थों पर।
खाद्य पदार्थ का क्या हो जाएगा, रेट हाई हो जाएगा। कृषि पर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। हम उर्वरक वगैरह क्या ला रहे थे, ये सब हमको अब जो आयात करते थे इसमें दिक्कत आया, अलग बात है। हम फिर रशिया से फिर लाए, गेहूं निर्यात के नए अवसर भारत के लिए होगा। अब क्या है, अफ्रीका वो करता था, अफ्रीका में जो भेजता था यूक्रेन, अब क्या है यहाँ इंडिया पहुंच सकता है। उर्वरक और सूरजमुखी के तेलों की उपलब्धता बाधित हुई, हमने बताया था अभी। अब देखो चुनौती क्या है। अभी आपको पता होगा कि जब कोल्ड वॉर था, कोल्ड वॉर में क्या था, हमने बताया था यूएसएसआर यूएसए, दो गुट, ठीक है, दो गुट था। इंडिया ने क्या किया, बोला भैया हम न्याय वाला हैं, हम न्याय वाले हैं, हम इसमें नहीं घुसेंगे क्योंकि हमारा विकास ज़्यादा जरूरी है। लेकिन जब 1991 के बाद हमने क्या अपनाया, एलपीजी। यूएसएसआर जो था ये क्या हुआ 1991 में, टूट गया। फिर ये बन गया क्या, रशिया, क्योंकि अलग अलग बन गए। तो देखो एक तरफ हम एलपीजी अपना रहे हैं, तो एलपीजी जब इसे अपनाए तो हमारा संबंध वैश्विक स्तर पे इससे भी हुआ, रशिया से तो था ही हमारे पास। तो रशिया, हम क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी वगैरह तो हमें यूएसए से मिल रहा है, आर्थिक रूप से पूंजी हमें देश में निवेश करवाना है तो हमें ये देगा, एफडीआई वगैरह हमारा इधर से बहुत ज़्यादा आएगा, यहाँ से आएगा, यूरोपियन यूनियन से आएगा, क्या आएगा, एफडीआई सब आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए दरवाजा खोल रहे हैं, तो दुश्मनी नहीं कर सकते। जब एलपीजी लिए हैं, एलपीजी हमने अपना लिया है, तो देश आएंगे, निवेश करेंगे, हमारे बाजारों का दोहन करेंगे, यहाँ के लोगों द्वारा अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए यहाँ पर घुसेंगे वो, तो एफडीआई लेके आएंगे। अब निवेश करें, रशिया से हम क्या करें, हथियार ले रहे थे, टेक्नोलॉजी ले रहे थे, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए किस तरह टेक्नोलॉजी काम करेगा, क्योंकि ऊर्जा की जरूरत है। इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए अगर ऊर्जा चाहिए तो हमको कहीं ना कहीं संबंधों को बनाना पड़ेगा। तो हमको एक संबंध को संतुलित करने में थोड़ा दिक्कत आ रहा था। कारण क्या था कि यूएसए क्या बोल रहा है, यूएसए और वेस्टर्न कंट्री, तुम करो यूक्रेन का सहयोग, यूक्रेन के पक्ष में बोलो, यूक्रेन के पक्ष में बोलो। इंडिया बोला हमारा क्या है, नेशनल इंटरेस्ट पहले है, नेशनल इंटरेस्ट पहले है हमारा, इसलिए हम तुम्हारे दबाव में नहीं आएंगे, हम संप्रभु राष्ट्र हैं, तो हमारी जनता के हित में जो है वो काम करेंगे, ठीक है। तो ये संतुलित करने का प्रयास किया, फिर भी संतुलित करने का प्रयास कैसे किया, हमने एक तरफ बोला कि भैया हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि दुनिया को दिखाना भी तो है, भैया हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे क्योंकि हमारा नेशनल इंटरेस्ट पहले है। लेकिन ये भी तो जानना है कि भाई अगर ये लोग निवेश करना बंद कर देगा और कई तरह का प्रतिबंध लगा देगा तो दिक्कत होगा हमें ही। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा बैलेंस करेंगे। हम कहेंगे ठीक है भैया, तुम अगर बोल रहे हो कि हम रूस का विरोध करें तो हम विरोध नहीं करेंगे, ठीक है। देखो क्या है कि हम इतना जरूर कहेंगे कि बहुत ज़्यादा होगा तो जैसे बूचा जैसे नरसंहार है तो उसको हम बोलेंगे कि हाँ भैया ये गलत हुआ है। लेकिन अगर दो देशों के बीच में है, यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो सबसे पहले क्या करो, तुम वार्ता कर लो, तुम वार्ता करो इसको संतुलन करने के लिए। ठीक है भैया, तुम बोल रहे हो ना कि यहाँ से कुछ मतलब, तो हम ऐसा करते, देखो हमारा नेशनल हित है, हमको क्रूड ऑयल ये सस्ता दे रहा है, हमको लेने दो, उर्वरक सस्ता दे रहा है, लेने दो, तुम दो ना मुझे, तुमसे भी लेंगे, तुम आओ, तुम्हारी कंपनियों को हम निवेश करवाएंगे, हो सकता है हम थोड़ा बहुत तुमको सुविधाएं दे दे एक साइड ड्यूटी में, तुम आओ, तुम्हारे बातों को हम थोड़ा बहुत मानेंगे। बताओ चाइना के साथ कैसा करना है, हम चाइना के साथ भी, क्योंकि चाइना तो हमारा भी दुश्मन है, तो हम क्या करेंगे, चाइना से लेके थोड़ा स्ट्रिक्ट होंगे हम। तो तुम ऐसा करो, चाइना तुमको चुनौती देता है, हम इंडियन ओशन में हम तुम्हारा सहयोग दे रहे हैं, तुम ऐसा करो यहाँ से मुझे तेल लेने दो, तुम ज़्यादा प्रतिबंध मत खेलो। हाँ तुम्हारा एक दुश्मन है, तुम्हारा ईरान, देखो हम यहाँ पर चाबहार रखे हुए हैं, चाबहार बंदरगाह है, तुम्हारे कहने के कारण हम सिर्फ इसी का यूज कर रहे हैं। चाहते तो ऑयल वगैरह इंपोर्ट करते बहुत बड़ी संख्या में, हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ता। अगर तुम मुझे यहाँ से लेने देते तो हमको यहाँ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ता, तो तुम यहाँ भी रोक के रखोगे, वहाँ भी रोक के रखोगे, तो कैसे चलेगा भैया, हमारी भी जनता है, तो इससे ज़्यादा उड़ो नहीं। और दूसरी चीज़ कि हमने रशिया में निवेश भी करके रखा है, हमने बताया यूक्रेन का समर्थन मांग रहा था सारे लोग कि दबाव में भारत को दबाव बनाया जा रहा था कि यूक्रेन के समर्थन में बात करो, रशिया की निंदा करो। बोला भाई निंदा तो नहीं करेंगे, ये दोनों का मामला है, ये दोनों को समझने दो। देखो अगर इंडिया भी घुसेगा तो हमारे मामले में कौन घुसेगा, जब कश्मीर वाली बात आएगी तो फिर ये लोग भी घुसना शुरू होगा। तो भैया ये दोनों का मामला है, ये दोनों पहले समझे। हाँ लेकिन हम समर्थन करते हैं
कि यहाँ पर शांति हो। तटस्थ नहीं है हम, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर शांति हो और शांति के लिए वार्ता करो। इसके लिए मोदी जी गए भी थे। अब देखो भारत का दृष्टिकोण क्या है। भारत ने बोला देखो भारत अपने नीतिगत प्रसार के लिए, देखो भारत अपने नीतिगत प्रसार के लिए कई चीज़ों को ध्यान में रखा है। तो इसको समझ लो पहले। जब इसको समझोगे तो एक चीज़ जो समझने वाली बात है, क्या समझोगे, ये तो रणनीतिक स्वायत्तता। इस पे ये जो टेक्निकल वर्ड है ना, इसको याद रख लो। इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। इसको नहीं याद करोगे तो दिक्कत होगा। इसको याद करना ही पड़ेगा आपको। जब याद कर लोगे तो क्या फ़ायदा होगा इसका। ये लाइन आखिर क्यों यूज किया जा रहा है, लाइन को इसलिए यूज किया जा रहा है, ये टेक्निकल टर्म है और आईआर में इस शब्द का बहुत प्रयोग किया जाता है। और जब आईआर में जब प्रयोग किया जाता है तो आपको जब एग्जाम में लिखेंगे तो फायदा होगा। तो हमने क्या बोला, हमने भारत ने अपने नीतिगत प्रसार को प्रभावी बनाने के लिए रणनीतिक स्वायत्तता का दृष्टिकोण को अपनाया। भारतीय प्रधानमंत्री ने क्या कहा, भारत ने क्या कहा, रूस और यूक्रेन मामले में तटस्थ नहीं है हम, बल्कि हम शांति के क्या है, पक्षधर। ये लाइन डायरेक्ट आपको कोट करना है, डायरेक्ट कोट करना है। और एक चीज और याद रखना, यहाँ पर क्या बोलना, सुषमा स्वराज वाला भी जोड़ देना। सुषमा स्वराज वाला क्या बोलती थी वो, कि युद्ध के बाद भी अगर वार्ता करना पड़ता है तो युद्ध के पहले ही वार्ता कर लिया जाए। आखिरकार दोनों को तो वार्ता तो करना पड़ ही रहा है ना। मोदी जी यही तो बोल रहे हैं कि भैया आप शांति के पक्षधर हैं, वार्ता करो, वार्ता कूटनीतिक रूप से इस चीजों को सॉल्व करो और शांति की बहाली का प्रयास किया जा रहा है। मोदी जी तो इवन कहाँ गए, यूक्रेन भी गए और रशिया भी गए। पुतिन जी से बोले कि भैया युद्ध नहीं करो, वार्ता करो। इनको भी बोला देखिए समझिए इस बात को, वार सोल्यूशन नहीं है, जनता के बारे में सोचिए, क्या करो, वार्ता करो, डायलॉग करो भैया, डायलॉग, वार्ता करो, संवाद करो। अब देखिए शांति बहाली का प्रयास किया गया, किसके द्वारा, नया राष्ट्रपति बन गए ट्रंप दूसरी बार। ये चाहते थे जितना जल्दी हो युद्ध विराम हो दोनों देशों के बीच में। तो क्या हुआ, अमेरिका द्वारा यूक्रेन को दिए जा रहे सैन्य और वित्तीय सहायता जो था वो कहीं ना कहीं ये ट्रंप जी बोले कि भैया हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अगर तुमको देते रहेंगे तो हम क्या करेंगे, तुम ऐसा करो युद्ध विराम करो और थोड़ा जो पैसा हम तुमको दे रहे हैं तुम कब लौटाओगे कुछ पता नहीं है। इस तरह से तो हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। और फिर जो हमारा संकल्पना है मागा का, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये आपको डायरेक्ट याद रखना। मागा ये बोला कि मागा को हमको अगर पूरा करना है तो भैया हम तुमको दान दक्षिणा नहीं देंगे, दान नहीं देंगे हम, तुम ऐसा करो, तुम समझौता करो। और समझौता तुमको दो जगह करना होगा, एक कहाँ पर करना पड़ेगा, तुम्हारे पास खनिज है, और एक रशिया के साथ। इसमें जो सहयोग होगा मध्यस्थता हम करते हैं, ठीक है। तो इसने क्या बोला, तो फिर मध्यस्थता करने के लिए राष्ट्रपति क्या किया, सऊदी अरब में रूस से युद्ध विराम संबंधी वार्ता के लिए बुलाया। लेकिन ध्यान रखो यहाँ पर रशिया यूएसए क्या बन गया, यूएसए बन गया बाप, किसका बाप बन गया, किसका, रशिया यूक्रेन का। बोला देखो तुमसे तो कुछ होगा ना, तुम भिखारी हो, तुमको इतना पैसा दे दिया तुमको चुकाते चुकाते पता नहीं कितना वर्ष लगेगा, तो इसलिए तुम्हारे बदले हम बात करते हैं युद्ध विराम कैसे होगा। तो इसमें यूक्रेन को शामिल ही नहीं किया। और इसी कारण कुछ दिन पूर्व अमेरिका और यूक्रेन के राष्ट्रपति के मध्य क्या हुआ, सार्वजनिक मंच पर मतभेद हो गया। देखिए गए तो जेलेंस्की गए थे अमेरिका, और फिर आपने देखा कई सारा वीडियो वायरल हुआ था दोनों को लड़ते हुए दिखा रहा। मतलब एक तो ये तो AI का कमाल था, लेकिन दोनों में बहस बड़ा गर्म हो गया था। फिर वो बिना
जो ऑफिशियल तरीके से कैसे विदाई किया जाता है वो नहीं करते, वो डायरेक्ट निकलते हैं और निकल जाते हैं वो अपने देश के लिए। लेकिन जब आते हैं जोश पे तो वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन मजबूरी है कि बिना अमेरिका के ये इसका गुजर बसर चलना नहीं है, क्योंकि अचानक से इसके पास पैसे नहीं होंगे तो अचानक से तो सरेंडर बोलना पड़ेगा इसको, क्योंकि हथियार भी चाहिए। हथियार का इतना उत्पादन करता नहीं है यूक्रेन, इसको तो दूसरे देशों पर डिपेंड करना पड़ेगा, चाहे यूरोप पर हो, यूरोप पे रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या हुआ, यूएसए ने क्या बोला, ठीक है भैया एक युद्ध विराम कर लो, दिमाग रखो खाली, इसी को आपको डिटेल कर देना, युद्ध विराम, एक खनिज समझौता करो। खनिज समझौता क्यों? तुम्हारे पास लगभग $500 बिलियन का क्या है, खनिज संसाधन। आप इसको समझौता करोगे, जो तुम हमसे कर्ज लिए हो वो उतार पाओगे, और ये तुमको करना पड़ेगा, मजबूरी कर देंगे, तुमको मजबूर कर देंगे, नहीं तो न तुमको हथियार देंगे न तुमको कोई तरह से वित्तीय सहायता देंगे, हथियार भी नहीं देंगे, वित्तीय सहायता भी नहीं देंगे। तुम रशिया से लड़ो, कैसे लड़ोगे, हार जाओगे सही, फिर मुंह दिखाना कि हम देखो रशिया हमको आराम से हरा दिया, फिर जो आने वाला चुनाव है देखेंगे तुम कैसे जीतते हो। ठीक है, ये चीज़ को समझ लिए। ये तो भैया हो गया यूएसए का कमाल। अब देखो यूरोप, एक चीज ध्यान रखो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ना सब सिर्फ मुंह देखने वाले लोग हैं, सिर्फ बातें करेंगे, साथ नहीं देते। यूरोप क्या बोला, देखो जब युद्ध होता है ना, दो देशों में जब युद्ध होगा तो वहां पर किस चीज का मांग बढ़ जाएगा, हथियार का। और जो हथियार बेचने वाला जो कंट्री होगा, जो बेचने वाला कंट्री होगा, वो चाहेगा कि कभी युद्ध रुके ही नहीं। देखना आप, जब पूरा विश्व शांति से चल रहा होगा तो अमेरिका कहीं ना कहीं उंगली करके वहां युद्ध करवा देगा। युद्ध करवाएगा तो उसको हथियार बेचने वाला कौन मिलेगा, अमेरिका मिलेगा। अमेरिका बोलेगा ओ मैं हथियार दे रहा हूँ, एक को क्या करेगा, साथ देगा कि लो तुम हथियार जितना लेना लो, हम तुम्हारे साथ हैं। और दूसरी तरफ और जो देश हैं जैसे फ्रांस वगैरह क्या है, वो भी अपना माल बेचना चाहेगा कि भाई आओ मेरे पास से भी लो, तुम हार क्यों रहे हो, तुमको ऐसा ऐसा देंगे कि तुम आराम से सामने वालों को हराओगे। तो सब अपने हथियार बेचने लगते हैं। तो यूरोप जब क्या हुआ, बोला यूरोप द्वारा युद्ध समाप्ति के 4 चरण बताए गए, उसमें क्या बोला, पेश किया गया समझौते का एक लाइन, कहा कि यूक्रेन को सैन्य सहायता देंगे और रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाएंगे। ठीक है, अस्थायी शांति प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। और ये करने के बाद क्या होगा, हम क्या करेंगे, यूक्रेन की संप्रभुता की सुरक्षा के साथ कोई समझौता ना हो। अरे भैया अगर तुम इतना चिंता कर रहे हो, अगर यूरोप वाले इतना चिंता कर रहे हैं, तो एक चीज बताओ, क्यों नहीं अपना सैनिक भेज दे रहे हो? सैनिक भेजना चाहिए ना, सैनिक भेज ही नहीं रहा है। सैनिक भेजो भैया, सैनिक। अब भाई यूरोप है तो सैनिक भेजो, तुम्हारे पास सैनिक है ना, सैनिक भेजो। क्यों नहीं भेज रहे हो? सैनिक भी नहीं भेजोगे, सोच रहे हो कि अरे भाई कैसे भेजेंगे। अरे नाटो को नहीं भेजो, अपना सैनिक भेजो ना, नाटो की तरफ से मत भेजो, अपना भेजो। नहीं भेजेगा, खाली बातें करेगा, सब छोड़ देगा। मुसीबत के समय में देखो, जब यूएसए यूक्रेन को छोड़ दिया कि जाओ तुम अपने लड़ो, हम तुमको हथियार दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, लेकिन अपना सैनिक नहीं भेजेंगे। तो भैया इसीलिए अपना खुद तैयार होना पड़ता है। अपना तैयार होने के लिए ही भारत भी इसी तरह से दिमाग लगाया कि नहीं भाई हम किसी पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। शांति समझौते के बाद यूक्रेन की सुरक्षा क्षमता को मजबूत किया जाएगा। ये क्या बोला पहले कि भैया हम आर्थिक दबाव बढ़ाएंगे रशिया पर आर्थिक दबाव बढ़ाएंगे, फिर शांति समझौता करवाएंगे और तुम्हारी संप्रभुता को हम स्टेबल करेंगे, तुम्हारे कोई संप्रभुता को कोई नुकसान न पहुंचा उसके लिए हम हेल्प करेंगे तुम्हें। फिर क्या बोल रहा है कि तुम्हारी जो क्षमता है, सुरक्षा क्षमता, उसको मजबूत करेंगे, हम लोग मिलकर तुमको सहयोग देंगे, ताकि कोई भविष्य में कोई आक्रमण करे तो वो उसके लिए तुम तैयार रहो। फिर अगला क्या बोलता है, चौथा, कि यूक्रेन समझौते की रक्षा करने और शांति के हिमायती देशों के साथ गठबंधन किया जाएगा। क्या बोल रहा है भैया, देखो यूक्रेन तुम जैसे हो और तुम्हारे जो साथ जो संवेदना रखते हैं, एक तरह से तुम्हारे दुख से वो दुखी हैं, उनको हम क्या करेंगे, एक साथ लाएंगे, एक साथ लाके और तुम्हारा साथ देंगे। अरे भैया एक साथ लाने के लिए क्या चाहिए? आज के ज़माना में क्या है, भाई वैश्विक परिदृश्य में मानवता को पहले स्थान पर सब लोग नहीं रखता, सब स्वार्थी है। यूएसए को देख लो ना, तुम तो दोस्त कहते थे, यूक्रेन तुम यूरोपियन यूनियन हो ना, तुम तो खुद बोलते थे
क्यों हमारा भाग है? तुम सिर्फ भाषण देते हो पब्लिक में कि हम तुम्हारे साथ हैं। आज जब यूएसए धक्का मारा तो क्यों नहीं खुल के बोल रहे हो कि हम यूएसए को बॉयकॉट करेंगे? क्यों नहीं कर पा रहे हो? नहीं करो, क्योंकि तुम्हें पता है कि बॉयकॉट नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखना। अब एक चीज़ जो समझने वाली और भी बात है वो समझो पहले, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, अब बस ख़त्म करूँगा। आपने क्या किया कि इन सारी चीज़ों से भारत को क्या सीख मिला? इन सारी चीज़ों से भारत को क्या सीख मिला? भारत क्या सीखता है? भारत को क्या सीखना चाहिए? भारत को क्या सीखना चाहिए? हथियार कैसा होना चाहिए? निर्भरता विभिन्न देशों पर हो। दूसरी ओर आत्मनिर्भर भी बने। हम कहां से मिला रहे हैं आप देख रहे होंगे, फ्रांस, रशिया, यूएसए, इजराइल, ये सब देशों से हम क्या कर रहे हैं? हथियार अभी ला रहे हैं। दूसरी ओर देखेंगे कि जब आत्मनिर्भर का जब बात बोलते हैं तो हमारे पास क्या है? मेक इन इंडिया, डीआरडीओ इसमें बहुत काम कर रहा है। अब देख ही रहे हो। दूसरी ओर क्या है कि नॉर्मल जो हम आपूर्ति श्रृंखला में हम क्या, हम तेल के लिए, गैस के लिए विभिन्न देशों से, अब देखो अभी जो हाल ही में जब ट्रंप आए हैं तो क्या हो, रेसिप्रोकल टैक्स की बात कर रहा था, तो हमने क्या बोला कि भैया, और जो बोलते हैं व्यापार घाटा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है अमेरिका का, तो क्या बोला कि हमारे यहाँ से तुम खरीदो। तो हमने वादा कर लिया आखिरकार, हमारे जो पीयूष गोयल हैं उन्होंने बोला है कि ठीक है भाई, हम वहाँ से इंपोर्ट करेंगे। हम करेंगे, क्या करने वाले? यूएसए से अब ये सब इंपोर्ट कर रहे हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं? रशिया से कर रहे हैं, थोड़ा हम गल्फ कंट्री से कर रहे हैं। ये सब से करके हम कई देशों से लेके आएंगे, तो हमारी क्या होगी, जब मुसीबत होगा तो हम किसी एक देश पे नहीं, हम विभिन्न देशों पे निर्भर रहेंगे। दूसरी ओर अभी आपको पता होगा कि एक चीज़ नहीं, हमेशा विभिन्न चीज़ों के लिए हमें क्या होगा, एक अलायंस बनाना होगा कि जब ऐसी कंडीशन आए तो हम किसी एक देश पर निर्भर न रहें। अलायंस बना के हम विभिन्न देशों के साथ रहेंगे। ठीक है, तुम्हारे पास जो चीज़ें हम देंगे, हमारे पास जो चीज़ें तुम्हें देंगे। इस तरह से चीज़ों को सीखना पड़ेगा। तो इस वीडियो में आज इतना ही है, और जो आगे आएगा हम फिलिस्तीन के बारे में बात करते हैं, इजराइल फिलिस्तीन वाली, क्योंकि वो भी बहुत ही हॉट टॉपिक है और उसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। चलो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।